हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। कंपटीशन एकेडमी गांधी चौक बिलासपुर से मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक आज की बायोलॉजी की क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास है कोशिका विज्ञान के संदर्भ में। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बायोलॉजी एवं लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बताया था। उसके पश्चात जब हम सजीवों एवं निर्जीवों के लक्षण एवं विशेषताओं को जब जान चुके हैं, आज हम उसके अंतर्गत उसी के आगे क्रम अनुसार सजीवों का जो शरीर का निर्माण है, सजीव के बारे में हमने जान लिया था। तो हमने ये बात की थी जितने भी सजीव होते हैं सभी सजीवों का शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो एक नया शब्द आया हमारे लिए, कोशिका, जिसको अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के रूप में इसको हम जानते हैं। इंग्लिश में साइटोलॉजी और हिंदी में उसको हम कोशिका विज्ञान के रूप में जानेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कोशिका का इंट्रोडक्शन, या कोशिका से आपको रूबरू कराएंगे कि कोशिका कैसी होती है। और इसी के अंतर्गत जब हम कोशिका को जान जाएंगे तब हम जानेंगे कि यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं। पिछली कक्षाओं में या पिछले परीक्षाओं में आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि सेल जो चैप्टर है, इस सेल से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। नाम आप लोगों ने सुने हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम्स का, गोल्जी बॉडी का। तो आज हम इन सब चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे, इनकी पहचान करेंगे और इनसे जो भी संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन आएगा वो कंफर्म है। यदि आज आप अपनी इस क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, पूर्ण रूप में निष्ठा के साथ सुनते हैं, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन फिर आपसे ऐसा कभी नहीं होगा कि ना बने। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम जानेंगे कि कोशिका क्या है एवं कोशिकाओं का परिचय समझेंगे एवं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। यहां पर चित्र आप देख रहे हैं, एक सामान्य कोशिका का चित्र बना हुआ है। ये एनिमल सेल्स हैं। आप यहां पर इन नाम को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, एक कोशिका में हमको क्या क्या नजर आता है। तो इनके बारे में जब हम देखते हैं कि जो कोशिका होती है, इस कोशिका में एक जंतु कोशिका का मैंने यहां चित्र बनाया हुआ है। सभी शरीर जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ में बहुत सारी समानताएं भी होती हैं और कुछ असमानताएं होती हैं। जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे अर्थात पादप कोशिका की बात करेंगे, तो पादप कोशिका में हम देखेंगे कि कुछ चीजें पादप कोशिका में पाई जाएंगी और कुछ कोशिकांग जो होते हैं वह जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि एक जो कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्टिका या वैक्यूल, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, केंद्रिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवीय जालिका, राइबोसोम्स और लाइसोसोम। यदि पादप कोशिका होती तो उसमें एक और नया शब्द जुड़ जाता, सेल वॉल जुड़ जाता, कोशिका भित्ति जुड़ जाती, प्लास्टिड जुड़ जाते। रिक्टिका आप देखेंगे एक कोशिका में सामान्यतः यही सब चीजें अधिकांश कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को देखेंगे तो कुछ चीजें इसमें से नहीं रहेंगी, और जब हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं देखेंगे तो इनमें सब चीजें पाई जाती हैं। यह एक चित्र जो बना हुआ है यह यूकैरियोटिक कोशिका का ही चित्र है, पूर्ण रूप से परिपक्व एक मैच्योर सेल्स का डायग्राम है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कोशिका के लेकर के हम चलते हैं कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज करने वाले कौन थे, इसके बारे में बताने वाले कौन थे। तो हम देखते हैं कि जो कोशिका होती है, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि जो कोशिका है, जब हम कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया इंग्लिश में सेल कहा, सेल या कोशिका कहा। तो कोशिका जो होती है बायोलॉजी की भाषा में सेल मीन्स कोशिका,
वहीं फिजिक्स वाला कोई स्टूडेंट होगा वो सेल बोलता है तो बैटरी वाली जो सेल होती है जिसको घड़ी में लगाते हैं, पेंसिल सेल्स जिसको हम कहते हैं। वहीं पर कॉमर्स का स्टूडेंट जो होता है वो कहता है सेल मीन्स कोई ऑफर चल रहा है, कोई यहाँ पर छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम बायोलॉजी की क्लास में हम जानते हैं सेल के बारे में। एक शब्द आया सेल। जब हम लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की तो जब हम कोशिका का वर्ड हमने पहली बार सुना तो इसको अलग अलग तरीके से हमको समझाया गया कि जो कोशिका होती है उसी को कोश से भी क्या बना हुआ है, कोश शब्द से ही क्या बना है, कोशिका बना है। कहीं पर इसको अलग अलग रूप में कोष्ठ भी कहते हैं। कोष्ठ जो दिखाई दिए उन्हीं को कोशिका कहा गया। तो जानते हैं कोशिका कहां से आई इसके बारे में। तो यदि हम बात करें कि जो मानव शरीर है, हम सब कौन है, यूकैरियोटिक के, और यहां पर हम बायोलॉजी के अंतर्गत इन सब चीजों को देखेंगे कि मान लीजिए हम मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर के बारे में बात करें, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें, यहां पर हम देखते हैं कि जो मानव शरीर होता है, हमने शुरुआत में कहा कि हमारा शरीर का जो निर्माण है इन कोशिकाओं से होता है। कई बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, अरबों खरबों की संख्या में हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं और सभी कोशिकाओं में समस्त प्रकार की क्रियाएं संचालित होती हैं। जैसे हम बात करें कि हम श्वसन की क्रिया करते हैं। हम श्वसन की जब क्रिया करते हैं तो क्या वायुमंडल में उपस्थित गैस को अपने शरीर के अंदर लेके जाते हैं। तो क्या यही हमारा प्रोसेस है? जैसे हमने गैस को लिया और हम फिर क्या करते हैं, गैस को रिमूव करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। वही प्रक्रिया आपके शरीर की कोशिका में भी होती है कि जो आप ऑक्सीजन या जो गैस जाती है आपके लंग्स में या फेफड़ों में जाकर के संग्रहित होती है, वहां से ब्लड वेसल से, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से वह ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है और कोशिका में पहुंच करके उस कोशिका में पहुंचती है और कोशिका में पहुंच करके कोशिका, जैसे हम अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं उसी प्रकार हमारी कोशिका भी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है। हमारे शरीर में जैसे हम उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, अर्थात शरीर से हानिकारक विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर या अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। उसी प्रकार कोशिकाओं से भी क्या उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। यह भी कोशिका भी यही कार्य करती है, उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर करती है। जैसे हमने जाना प्रजनन की क्रिया, अर्थात अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। उसी प्रकार कोशिका भी जब पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो इनमें भी विभाजन पाया जाता है और कोशिका विभाजित होकर के अलग अलग भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो यह भी क्या करती है, जनन की क्रिया करती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंतर्गत हम जाने कहां से कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में इसको क्यों कहा जाता है। तो यदि हम मानव शरीर को तोड़ते हैं, तोड़ने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उसको आपको तोड़फोड़ करना है। यदि उसको हम परत दर परत उसका अध्ययन करते हैं तो मानव शरीर को जब बॉडी का हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो शरीर है, इस शरीर का जो निर्माण हुआ रहता है ये किससे बना हुआ है, शारीरिक तंत्रों से मिलकर के क्या बना है, शारीरिक तंत्र, या इसी को हम बोलेंगे बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम से मिलकर के क्या बना हुआ है, हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, बॉडी सिस्टम। अब जब हम शारीरिक तंत्र या बॉडी सिस्टम के अगली परत का अध्ययन करते हैं, इसको भी देखें, तंत्र में, सिस्टम में जाकर के प्रवेश करके देखा जाए या उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया जाए, तो हम देखते हैं कि हमारे जो बॉडी सिस्टम है वह किससे बने हुए हैं, वह अंगों से बने हुए। इसी को ऑर्गन सिस्टम भी कहते हैं, इसी को बॉडी सिस्टम भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑर्गन सिस्टम या इसी को कहते हैं बॉडी सिस्टम के रूप में जानते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो बॉडी सिस्टम है, ये बॉडी सिस्टम किन से बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं
ऑर्गन से बने हैं, अर्थात अंगों से मिलकर के बने हुए होते हैं। फिर जब अंगों को हम और छोटे भागों में विभक्त करते हैं तो यह देखा गया कि अंगों को जब अध्ययन किया गया तो अंगों के अंदर भी क्या पाया गया कि अंग जो होते हैं वह किससे बने हैं, ऊतक से मिलके बने हैं। अंग किससे मिलके बने हैं, ऊतक से मिलके बने हैं। और जब ऊतकों को अध्ययन किया गया कि ऊतक किससे मिलके बने, तो ऊतकों को देखा गया तो ऊतक किससे मिलके बने हैं, कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं, कोशिका से मिलकर के बने हैं, अर्थात सेल। और जब सेल को भी जाना कि सेल किससे मिलके बना है तो सेल को जितना ही भागों में विभाजित किया गया उससे सेल ही नजर आया। मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई हमारे शरीर की, कोशिका हो गई। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हो गई। इसीलिए कोशिका के संदर्भ में एक्सप्लेन किया जाता है कि कोशिका मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। शरीर की क्यों होती है, सूक्ष्मतम इकाई होती है। अब जैसे मैंने आपसे कहा, ये एक फंक्शन यहां पर बताया, एक सिस्टम के रूप में काम करते हुए दिखाया। तो जब हम बॉडी सिस्टम की बात करते हैं तो बॉडी सिस्टम के अंतर्गत हम लोग जानते हैं जैसे हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र है, जैसे पाचन तंत्र है, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र है। ये सब जो सिस्टम है ये किसके अंतर्गत आते हैं, शारीरिक तंत्र या ऑर्गन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम कोशिका टॉपिक जो हमने लिया है, ये कोशिका कहने का अर्थात हमारे शरीर का जो निर्माण है, हमारे शरीर की जो संरचनात्मक इकाई कौन सी है, कोशिका है। मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं, जो फंक्शन हमारी बॉडी में हम बाहरी रूप से करते हैं वही फंक्शन हमारी कोशिका में भी पाया जाता है। एक और उदाहरण से समझिए, जैसे हमारा जन्म होता है, हमारा जन्म हुआ, हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के पश्चात हम क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ये हमारा यहाँ बर्थ हुआ, बर्थ के बाद हमने ग्रोथ किया, ग्रोथ के बाद हमारे क्या कर होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन के बाद हमारी डेथ होती है। क्लियर कि यहां पर जन्म, वृद्धि, जनन और मृत्यु, वही प्रक्रिया कहां है, कोशिका में। कोशिका का निर्माण ही पिछली पूर्ववर्ती कोशिका से कोशिका का क्या हुआ, जन्म हुआ, जन्म हुआ। फिर कोशिका भी क्या करती है, कोशिका धीरे धीरे वृद्धि करती है, वृद्धि की, हमने भी वृद्धि की, कोशिका ने भी वृद्धि की। फिर हम यहां पर रिप्रोडक्शन हुआ, तो प्रत्येक जीव रिप्रोडक्शन करता है। वैसे ही जब कोशिका पूर्ण रूप से मेच्योर हो जाती है तो ये दो भागों में, या तो समसूत्री विभाजन के रूप में हम पढ़ते हैं कि समसूत्री विभाजित हो जाती है। मतलब विभाजन की क्रिया हुई, मतलब वह से जो पूर्ववर्ती कोशिका थी वो समाप्त हो गई, मतलब डेथ हो गई। जो प्रोसेस जीवधारी के शरीर में है वही प्रोसेस कहां है, कोशिका में है। इसीलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक में पहले क्लियर कर चुका कि संरचना का निर्माण भी किससे हुआ, कोशिका से हुआ, और क्रियाएं कहां हो रही हैं, कोशिकाओं में हो रही हैं। अर्थात इसी कारण कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अर्थात स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। परीक्षा में यदि प्रश्न पूछे कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है तो आप बताएंगे, इसमें 4 ऑप्शन रहेगा। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है आपको परीक्षा में कि शरीर की, मानव शरीर में क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। तो ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। ऑप्शन के रूप में लिख सकता है कोशिका, दूसरा है ऊतक, तीसरा है इसके आधार पर अंगुलियां, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है, और चौथा दे सकता है सिर या ब्रेन भी कह सकता है, मस्तिष्क भी कह सकता है। तो आपको यहां पर आपकी कौन सा ऑप्शन में जाना है,
कि देखो पहले, सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है कि इसने मानव शरीर के बारे में पूछा, फिर क्या पूछ रहा है, यूनिट और वो भी स्मॉल। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, सेल होती है। तो निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं इस कोशिका के संदर्भ में कि कोशिका के बारे में किसने बताया, इसकी खोज करने वाले कौन थे, और कौन कौन सी कोशिका में कौन कौन सी चीजें देखी गई, इसके बारे में अब हम यहां पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोशिका, कोशिका जो होती है, पहली चीज तो मैं क्या बताया, आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या, कि इसमें आप लिख सकते सभी जीवों में, सभी जीवों के अंतर्गत सभी जीवों में सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। पहला लाइन याद रखिएगा। और भी याद रख सकते हैं कि कोशिका या सेल जीवों की संरचनात्मक अर्थात स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक अर्थात फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या होती है, इकाई होती है या कहलाती है, इकाई कहलाती है। कहलाती है। क्लियर, ये चीजें, दो चीजें क्लियर हो गई कि कोशिका के बारे में ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं कि शुरुआत में आपको बताया कि जो सेल होती है उसके अलग अलग हमने नाम जाने कि कौन कौन से नामों से उसको हमने अध्ययन किया कि कोशिका को कहीं पर कोष भी कहा गया, कहीं पर इसको कोष्ठ भी कहा गया, और अंग्रेजी नाम क्या है, अंग्रेजी नाम है सेल इसका होता है। आप सेल या जब कोष्ठ या कोष कहने का मतलब यह है कि कोष्ठ कहिए या कोष कहिए या इसको स्मॉल रूम भी कहा जाता है। ये क्या है, सेल, सेल कोष्ठ है, कोष या कोसा भी कहते हैं। अब देखते हैं कैसे कोसा, कहने का मतलब जब कोशिका का अध्ययन किया गया तो उसमें इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी, इस प्रकार की छोटी छोटी सी संरचनाएं दिखाएंगे। उन छोटी छोटी संरचना को ही क्या सेल या कोष्ठ कहा गया। इस प्रकार से ये छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दी, इन्हीं को क्या कहा गया, कोष। इसी को कोष्ठ, इसी को छोटे छोटे कक्ष के रूप में इसका अध्ययन किया गया। तो कोष से ही क्या बना है, कोशिका बना हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसको बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, किसको, कोशिका को। यहां से आपके क्वेश्चन तैयार होते हैं। कोशिका, कोशिका, उसके पश्चात आप या समझिएगा कि इसके खोजकर्ता कौन है। यहां पर खोजकर्ता के रूप में कुछ वैज्ञानिकों के नाम बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, जिसके कारण हम हमेशा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। खोजकर्ता, खोजकर्ता में याद रखिएगा वैज्ञानिक का नाम है, किसको बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, किसको बताने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम हमको कोशिका के बारे में बताया। यहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो रॉबर्ट हुक है, इन रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम
कोशिका को किसमें देखा? सर्वप्रथम इन्होंने कोशिका को किसमें देखा? तो यहां लिख लीजिएगा, कार्क के टुकड़े में देखा। अब कार्क के टुकड़े में देखा मतलब जब उसका अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने क्या देखा? जब उन्होंने माइक्रोस्कोप का के रूप में इसका अध्ययन किया, माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया, तो उनको ऐसी ही संरचनाएं दिखाई दी। इस प्रकार की उनको संरचनाएं दिखाई दी और इन्हीं संरचना के आधार पर उन्होंने इसको क्या कहा कि छोटे छोटे हमको चेंबर नजर आ रहे हैं, कोष्ठ नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये क्या है? ये छोटे छोटे कोष हैं, कोष या कोशिका। मैं यहां पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो कार का टुकड़ा था वो मृत अवस्था में था, टुकड़ा था। जब उस टुकड़े का अध्ययन किया तो रॉबर्ट हुक को असल में कोशिका के अंदर क्या है ये चीजें दिखाई नहीं दी, बल्कि उसको क्या दिखाई दिया? उसकी सेल मेम्ब्रेन दिखाई दी, क्योंकि बाकी चीजें डेथ हो चुकी थी, बाकी चीजें डेड हो चुकी थी। क्या नजर आया उसको? उसको सिर्फ बाहरी परत नजर आई। इसीलिए कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, किसमें की? कार के टुकड़े में। और कार का टुकड़ा कैसा था? मृत कोशिका था। मृत कोशिका का अध्ययन किसने किया? यदि परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, रॉबर्ट हुक ने किया। उसके पश्चात हम देखते हैं, ठीक है, मृत कोशिका का अध्ययन इन्होंने किया, तो सर जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया? तो आगे हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक का नाम आता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, जीवित कोशिका। अर्थात जीवित कोशिका कहने का मतलब उस कोशिका में सभी, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें थी, ये सब चीजों को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे। अब मैं जिस वैज्ञानिक का नाम ले रहा हूं, इन्होंने सिर्फ एक खोज ही नहीं की है, बल्कि आपके हमारी बॉडी सिस्टम में कई चीजों के बारे में इन वैज्ञानिक ने बताया है। तो इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जिनका नाम आता है, जिन्होंने जीवित कोशिका के बारे में बताया, जीवित कोशिका के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी ल्यूवेनहॉक। इनका नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने जीवित कोशिका का अध्ययन किया, लिविंग सेल्स का अध्ययन करके हमको कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, जिनका हम नाम ले रहे हैं कि ये कोशिका है, कोशिका में कोशिका द्रव्य है, ये सब चीजें पाई जाती हैं, ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जैसे हमारी एक एवरेज औसत आयु होती है, वैसे ही इन्होंने द्वारा बताया गया कि कोशिका की भी एक निश्चित आयु होती है। जैसे इन्होंने क्या बताया? जैसे हम बात करते हैं, हमारे में पाई जाती हैं आरबीसी सेल्स। आरबीसी सेल्स जिनका जीवन काल कितना होता है? 120 डेज होता है। ये बताने वाले भी कौन थे? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने हमारे शरीर के अंतर्गत और बताया शुक्राणु के बारे में, स्पर्म के बारे में। स्पर्म के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। और बैक्टीरिया के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो इस प्रकार से एंटोनी ल्यूवेनहॉक का नाम आप इस प्रकार से उसको याद कर सकते हैं कि जीवित कोशिका के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक, आरबीसी के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक, वहीं पर शुक्राणु के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक, और बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। अर्थात लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स है, यहां लिख देता हूं, लिविंग सेल्स को खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एंटोनी ल्यूवेनहॉक थे। तो ये चीज क्लियर हो गई होंगी कि कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, और जीवित कोशिका की खोज किसने की। उसके पश्चात अब हम देखते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंतर्गत यहां पर कोशिका से संबंध में कुछ चीजें और आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि जो कोशिका होती है, इस कोशिका में दो चीजें तो क्लियर हो गई
कि कोशिका के बारे में किसने बताया, मृत कोशिका के बारे में किसने बताया, जंतु और जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया। अब उसके पश्चात एक अगले वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो वैज्ञानिक है, इन वैज्ञानिक ने किसके बारे में, देखो यहां पर कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा, वहां पर हमारा क्या था, रॉबर्ट हुक था, यहां पर क्या है, रॉबर्ट ब्राउन है। और रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम न्यूक्लियस जो शब्द आता है, न्यूक्लियस अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं, तो रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम किसके बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक के बारे में किसने बताया, तो केंद्रक, न्यूक्लियस को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन थे। रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम 1831 के समथिंग किसके बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया। अब परीक्षा में यदि प्रश्न आपसे पूछता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियर केंद्रक की खोज की, किसमें उसने, वैज्ञानिक ने कौन से सजीव में केंद्रक को देख करके हमको बताया, तो यहां पर याद रखिएगा, आर्किड के पौधे में, आर्किड के पौधे में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। आर्किड की पौधों की जड़ों में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने इनको देखा और इसके बारे में बताया। तो रॉबर्ट ब्राउन को नाम याद रखिएगा, एंटोनी ल्यूवेनहॉक का नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक का नाम याद रखिएगा। उसके पश्चात फिर अगले वैज्ञानिक आते हैं, स्लीडेन एंड स्वान। स्लीडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने सन 1831 में स्लीडेन एंड स्वान नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया, सेल थ्योरी प्रस्तुत की। सेल थ्योरी अर्थात जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं। और कोशिका सिद्धांत जो बातें कहता है वही कोशिका के ऊपर निर्भर है, ये डिपेंडेंट है। कि जो सेल थ्योरी है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ने केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन और कोशिका सिद्धांत स्लीडेन व स्वान। स्लीडेन एंड स्वान ने किसके बारे में बताया, सेल थ्योरी के बारे में बताया, अर्थात कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। अब प्रश्न यह उठता है कि कोशिका सिद्धांत कहता क्या है। कोशिका सिद्धांत में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन जो मेन फैक्ट्स है उसको आपको मैं याद करा देता हूं कि कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत, स्लीडेन एंड स्वान के अंतर्गत उन्होंने बताया कि जितने सभी जीवों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो सभी जीवों का निर्माण कोशिका से होता है। ये पहली लाइन आप याद रखिएगा कि सभी जीवों का निर्माण किससे होता है, सभी जीवों का निर्माण कोशिका से होता है। ये पहला लाइन याद रखिएगा। और अब देखो यहां पर सभी जीव बोल दिया, कहने का तात्पर्य चाहे वह एक कोश की हो या बहुकोश की हो, सभी जीवों का निर्माण किससे होता है, कोशिका से होता है। अब यहां पर एक चीजें हमेशा कंफ्यूज करती हैं हमको, तो सर वायरस के बारे में बताएं, वायरस में क्या है। तो वायरस जो होता है, विषाणु जिसको हिंदी में कहा जाता है, विषाणु के बारे में उसको कहा जाता है कि ये सजीव एवं निर्जीव की बीच की कड़ी होती है। कहने का तात्पर्य है कि जब वह बाहर होता है, शरीर के अंदर अर्थात मुक्त अवस्था में रहता है, तो वह निर्जीव होता है। मतलब उसका शरीर जो होता है वह कोशिका उसको हम नहीं कह सकते हैं, वह एक अपवाद है। कौन, विषाणु क्या है, एक अपवाद है। जब वह बाहर रहता है तो वह निर्जीव अवस्था में रहता है, लेकिन जब वह संपर्क में आता है, किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है, तो वहां पर परजीवी के रूप में अपनी संख्याओं को गुणन कर करके हमको क्या करता है, संक्रमित करता है। और उससे जो भी वायरस संबंधी जो भी डिसीज होगा वह डिसीज हमको होता है। तो वायरस को याद रखिएगा कि वायरस जो होता है वह कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। ये चीजें आप क्लियर रखेंगे कि वायरस क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। उसके पश्चात हम जब आगे की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगले वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चो। इनका नाम आप याद रखिएगा, रुडोल्फ विर्चो का नाम याद रखिएगा कि रुडोल्फ विर्चो जो थे
इन्होंने भी कोशिका के संदर्भ में कोई बातें कही। अभी हम आपको क्वेश्चन आपसे मैं सॉल्व करवाऊंगा, याद रखिएगा। सब जो चीजें आपने पढ़ चुके हैं उन्हीं चीजों को आपसे पूछा जाएगा। सन 1855 में अभी हमने जाना कोशिका सिद्धांत के रूप में। अब हम देख रहे हैं कि अभी हमने क्या जाना, और रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड के पौधों में उसकी जड़ों में केंद्रक के बारे में बताया। उसके पश्चात सिडनी एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। अगले वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो, उनका जो उन्होंने क्या कोशिकाओं के बारे में क्या बातें कही, उन्होंने कहा कि जो भी नई कोशिका का निर्माण होता है, जो भी नई कोशिकाएं बनती हैं, वह पहले से ही जो विद्यमान जो कोशिका होती है उसी से नई कोशिका का निर्माण होता है। यह किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने कहा। और इसके संदर्भ में उन्होंने एक किताब में उनका वर्णन आता है, उस किताब का नाम है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसमें उन्होंने इसी चीज के बारे में बताया है कि जो कोशिका है, जो भी नई कोशिका बनती है, वह पूर्ववर्ती या जो पहले से विद्यमान जो कोशिका होती है उसी कोशिका से किसका निर्माण होता है? नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कोशिका के संदर्भ में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए, जिनको हमको याद करना है, क्योंकि हमारे जो परीक्षा प्रयोगशाला परिचालक की परीक्षा होगी, कोशिका से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक के बारे में हम जान रहे हैं, सिडनी एंड स्वान के बारे में हमने जाना, एंटोनी ल्यूवेनहॉक के बारे में जाना और रुडोल्फ विर्चो के बारे में जाना। उसके पश्चात अब यहां प्रश्न उठता है कि कुछ कोशिकाओं में, जो कोशिका के अंदर की अब हम बात करें कि कोशिका के अंदर कुछ कोशिकाओं में यह देखा गया कि केंद्रक तो है लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। कुछ कोशिकाओं में क्या देखा गया कि केंद्रक के ऊपर केंद्रक की कला उपस्थित नहीं है, मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं है। तो सभी सजीवों को किस आधार पर हम उसको अलग अलग वर्णन करें, कौन सी कोशिका नई है, कौन सी कोशिका पुरानी है, इसको आधार पर फिर एक वैज्ञानिक आते हैं डाघार्टी। नाम याद रखिएगा, डाघार्टी वैज्ञानिक ने केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, किसकी उपस्थिति के आधार पर? केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया। क्लियर रखिएगा कि डाघार्टी नाम के वैज्ञानिक ने कुछ कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया गया, कुछ कोशिकाओं में अल्प विकसित था। तो ये सुविकसित और अल्प विकसित के आधार पर उन्होंने कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया, जिसमें से एक कोशिका को उसने नाम दिया प्रोकैरियोटिक और जिसमें एक कोशिका का नाम दिया यूकैरियोटिक। अब प्रश्न ये उठता है, सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम कैसे क्लियर होंगे कौन सी कोशिका प्रोकैरियोटिक है, कौन सी कोशिका यूकैरियोटिक है? तो यहां पर जीव विज्ञान में जहां जिस शब्द के शुरुआत में प्रो शब्द लगा हुआ है या इसमें जो प्रो लगा हुआ है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक को मैं पहले समझाता हूं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, अर्थात प्रो जो शब्द बना हुआ है, प्रोकैरियोटिक इंग्लिश में लिख देता हूं प्रोकैरियोटिक, और इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यहां पर शब्द के शुरुआत में क्या लिखा है? प्रो। तो जिस शब्द के शुरू में प्रो कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्राचीन है। प्राचीन अर्थात कहने का मतलब ऐसी कोशिकाएं इस प्रकृति में जो बहुत पहले से विद्यमान है, बहुत पहले से विद्यमान है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं लगभग बैक्टीरिया के ही समान, जो बैक्टीरिया में जो कोशिकाएं मिलती हैं वो बैक्टीरिया के समान ही जो कोशिकाएं हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को जो बहुत पुरानी है, पुरानी कहने मतलब प्राचीन है, उनमें जो केंद्रक देखा गया वह केंद्रक कैसा था? तो वह जो केंद्रक था वह, मान लीजिए मैं कोशिका का डायग्राम बना दिया ये प्रोकैरियोटिक का, तो इसमें जो केंद्रक था वह केंद्रक की स्थिति के आधार पर
क्या देखा गया, मान लीजिए उसके अंदर ये उसके डीएनए यानी है, और केंद्रक के अंदर इस प्रकार से एक जो केंद्रक की जो कला होनी चाहिए, केंद्रीय कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वह कैसी नजर आ रही है, डॉट डॉट के रूप में मैंने बताई है। तो अर्थात केंद्रक की जो कला है कैसी है, अल्प विकसित है, पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं है। तो ऐसी कोशिकाओं को, जिन कोशिकाओं के केंद्रक के ऊपर, या केंद्रक ही बात करें हम, केंद्रक कैसा है, अल्प विकसित है, या केंद्रक नहीं है, या कह सकते हैं केंद्रक कैसा है, अल्प विकसित है। यदि किसी कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित है तो ऐसी कोशिका को नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक कहा। क्लियर हो गया निश्चित रूप से कि प्रोकैरियोटिक कहने का तात्पर्य कि ऐसी कोशिकाएं जिन कोशिकाओं का केंद्रक कैसा है, अल्प विकसित है, उसको क्या कहा गया, प्रोकैरियोटिक कहा गया। अर्थात प्रो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो आदिम समय से, पुराने समय से, आदिम शब्द भी से क्लियर हो जाएगा, आदिम, आदिम मतलब बहुत पुराना, उसके आधार पर कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रीमिटिव भी कहा जाता है। प्रो अर्थात प्रीमिटिव, प्रीमिटिव या आदिम या पुराने समय का कैसा, अल्प विकसित है, ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कहा गया। तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत हम जान रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक है, फिर से लिख देता हूं यहां पर मैं, प्रोकैरियोटिक, और हमने क्या एक नाम पढ़ा, एक नाम हमने पढ़ा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो यहां पर कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम कैसे समझेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। तो प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें मैंने आपको बताया कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कैसा है, तो केंद्रक यहां पर कैसा है, अल्प विकसित है। और यूकैरियोटिक मतलब जो यूकैरियोटिक अर्थात जिनमें संपूर्ण कोशिकाओं, ऑर्गेनिल्स सब उपस्थित होते हैं कोशिका के अंदर, अर्थात केंद्रक कैसा होगा, विकसित होगा, या यहां पर लिख सकते हैं केंद्रक है, केंद्रिका है, केंद्रिकाभ उपस्थित है, जिनमें ये सब प्रेजेंट होता है, अर्थात वह सुविकसित है। तो सुविकसित किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। इसमें आप किसको दो ज्यादा चीजों को मैं क्लियर करूंगा तो कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। अभी आपने दो चीजों को जाना, प्रो मतलब आदिम, प्रीमिटिव, और जो पुराने समय का है, अर्थात पुराने समय का होगा उसका केंद्र कैसा है, उसमें अल्प विकसित है, तो प्रोकैरियोटिक। और यहां पर जो कैरियोटिक वर्ड है, ये कैरियोटिक वर्ड किससे मिलके बना है, तो कैरियन से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, कैरियन। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। कैरियन शब्द का अर्थ क्या होता है, केंद्रक होता है। अर्थात ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक कैसा है, प्रो अर्थात पुराने समय का, आदिम काल का, प्रीमिटिव टाइम का, उसको क्या नाम दिया गया, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियन अर्थात प्रोकैरियोटिक कहा गया। यूकैरियोटिक में हम क्या जान रहे हैं कि जिनका केंद्रक कैसा होगा, सुविकसित होगा। यू में कौन कौन आता है, तो यू के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे और जीव, और लिख देता हूं यहां पर जीव जंतु आते हैं। किसके अंतर्गत, यूकैरियोटिक के अंतर्गत। तो दो चीजें क्लियर हो गई यहां पर कि यूकैरियोटिक में जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ये सब किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में। और यहां पर आप किसका नाम याद रखोगे, बैक्टीरिया का नाम याद रखोगे कि जो बैक्टीरिया है ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। वायरस के बारे में क्लियर पहले ही कर चुका हूं आपको मैं कि वायरस को यहां नहीं रखना है, क्योंकि वायरस क्या है, एक अपवाद है। तो मैं आपको बता रहा था कि वायरस क्या है, वायरस अपवाद है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार उसकी हम बात कर रहे थे कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार वह काम नहीं करता है, इसलिए उसको अपवाद रखा गया है। बाकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हमने जाना कि प्रोकैरियोटिक क्या है, केंद्रक अल्प विकसित। मैं
बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूं ताकि वो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएं। वो आपके माइंड में सेट होंगी तो वो याद होगा, और याद होगा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। उसके पश्चात हम देखते हैं कि बैक्टीरिया मतलब केंद्रक अनुपस्थित है, केंद्रक अल्प विकसित है, ये भी कह सकते हो, अनुपस्थित भी बता सकते हैं आप, या अल्प विकसित भी कह सकते हैं। अर्थात जब केंद्रक नहीं है मतलब क्या है वहां, तो वहां पर क्या है, केंद्रकाभ है। केंद्रक नहीं है बल्कि केंद्राभ कह सकते हैं, केंद्रकाभ कह सकते हैं। इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, इसको इंग्लिश में केंद्रकाभ। मतलब केंद्र जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें केंद्रक क्या रहेगा, अल्प विकसित रहेगा या अनुपस्थित होगा। पहला चीज क्लियर। दूसरा चीज हम बोल सकते हैं कि जो कोशिका के यहां पर हम चित्र बना लें एक छोटा सा, तो हम चित्र बना करके देखते हैं कि उसमें जो केंद्रक के ऊपर इस प्रकार से डॉट 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 स्ट्रक्चर, मतलब यह जो केंद्रक के ऊपर जो आवरण है, अर्थात केंद्रक का आवरण, केंद्रक का आवरण क्या है, तो केंद्रक का आवरण या तो अल्प विकसित है, अल्प विकसित है, और इसमें केंद्र का भी कैसा है, अल्प विकसित है। न्यूक्लियोइड कैसा है, अल्प विकसित है, और यहां यूकैरियोटिक में सुविकसित है। सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक और हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक। यहां पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अब जैसे देखिए, पिछला हम आपको बताए थे, यदि हम यहां पर बात करें, जब हमने आपको इस चित्र के बारे में बताया था, ये जो आपके सामने ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या नजर आ रहा है कि जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर, इस कोशिका के अंदर ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं कोशिकी झिल्ली कहते हैं। और कोशिका के अंदर ये जो मैंने नाम पढ़े हुए थे, नाम क्या है, इस कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। मतलब ये क्या कहलाएंगे, तो ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, तो इनको कहा जाता है कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा गया, कोशिकांग। कोशिकांग कहने का मतलब जो कोशिका, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाएंगे। तो कोशिका के अंग कौन कौन से हैं, तो जितने भी ये नाम यहां पर लिखे हुए हैं ये सब कहां विद्यमान हैं, तो ये सब कोशिका के अंदर उपस्थित हैं। तो ये कोशिका के क्या कहलाएंगे, कोशिकांग कहलाएंगे। तो जब हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आपके कोशिकांग है, अब क्लियर हो गया कोशिकांग कौन कौन से हैं। अभी मैं नाम लिया, नाम से बताया भी आपको। कोशिकांग अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब क्या है, कोशिकांग है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सभी कोशिकांग के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, सभी कोशिकांग के ऊपर एक लेयर पाई जाती है। उस लेयर को कहा जाता है झिल्ली। क्या कहा गया, झिल्ली। और सभी कोशिकाओं के ऊपर पाई जाती है, अर्थात कैसी झिल्ली, डबल, मतलब इसको हिंदी में लिख सकते हैं दोहरी झिल्ली। तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, क्या लिख रहा हूं मैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग जो होते हैं, जैसे हम नाम बात करें किसको किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा। यहां पर जैसे प्लास्टिड की बात की, जिसको हिंदी में कहा जाता है लवक, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस के रूप में जानते हैं, ये सब क्या है, मतलब मैं सिर्फ दो नाम लिखा हूं तो सिर्फ दो सबसे नहीं है, मतलब जितने भी कोशिकांग हैं, डबल लेयर वाले जो कोशिकांग हैं, वह सभी कोशिकांग क्या है, आदि के बाद क्या लिखोगे आप, ये सब अनुपस्थित होते हैं।
डबल दोहरी झिल्ली वाले जो कोशिकांग होते हैं वो सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। गोल्जी बॉडी है, ये सब चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और यहां पर क्या आप याद रखोगे, तो यहां पर आप याद रखेंगे कि यहां पर डबल लेयर वाले कोशिकांग क्या लिखेंगे आप यहां पर, प्रेजेंट होते हैं, पहला। दूसरा आप याद क्या रखेंगे कि इनमें प्लास्टिड, ये प्लांट में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको जंतु में नहीं लिखना है, ये कहां पाया जाता है, प्लास्टिड लवक पौधे में पाया जाता है। लेकिन मैं टोटल ओवरऑल सेल की बात कर रहा हूं जो कैसी है, यूकेरियोटिक है। अर्थात प्लास्टिड या लवक जो होते हैं, या यहीं पर मैं लिखूं माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी मैंने अभी आपको पिछले चित्र में दिखाए वो सब क्या है, कोशिकांग है। प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, जितने भी हैं ये सब क्या होंगे यहां पर, तो यहां पर आप याद रखिएगा ये सब इसमें क्या है, प्रेजेंट हैं। डबल लेयर वाले ये सब क्या है, प्रेजेंट हैं। उसके अलावा यहां पर एक शब्द आएगा और क्या याद रखना है, तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स के बारे में हम जाने थोड़ा सा। जब हम कोशिकांग को देखते हैं तो कोशिकांग में एक नाम आता है अंतःप्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में जानते हैं हम उसको। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इस प्रकार की जो एक संरचना हमको अभी हम आगे देखेंगे जब कोशिका का डायग्राम तो हमको नजर आएगा। इसमें कुछ भाग इसका क्या होता है, चिकना होता है, और कुछ भाग इसका क्या होता है, खुरदुरा होता है। तो चिकना और खुरदुरा, स्मूथ और रफ, इसको एस बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। रफ मतलब खुरदुरा और स्मूथ मतलब चिकना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर ऐसे छोटे छोटे से क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं। एक क्रिस्टल जैसी संरचना दिखाई देती है, जबकि दूसरी साइड नहीं रहते हैं, तो इन्हीं को बोलता है राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स की प्रेजेंट होने के कारण ही ये क्या है, खुरदुरे हैं। इसी को कहीं पर नाम इस प्रकार से आता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको क्या बोल देंगे, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर मैं बता रहा था प्रोकैरियोटिक में, तो राइबोसोम्स की जब हमने बात की तो राइबोसोम्स में हम क्या देखते हैं, यहां लिख देता हूं फिर से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यहां हम फिर से देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का, 70S प्रकार के क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। अब यहां पर फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। आपको याद रखना है 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। और वहीं पर जब बात करेगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में, तो यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का पाया जाता है। और जब मैं आपको राइबोसोम से पढ़ाऊंगा तो तब आपको बताऊंगा कि S मतलब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज, जो हम बात करेंगे कि 70S और 80S। नंबर पे मत जाना कि सर ये नंबर है, नंबर पे मत जाना। ये S का हम जब राइबोसोम को बारे में पढ़ाऊंगा तब उस समय इसके बारे में बताऊंगा कि 70S और 80S क्या है। उसके पश्चात हम आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर्गत कि जो प्रोकैरियोटिक, इसका आप उदाहरण याद रख लीजिए। अब इसके उदाहरण में आप देखेंगे कि इसमें क्या हमने आपको बताया, पहला बैक्टीरिया बताया, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसमें और कौन हो सकता है, तो माइकोप्लाज्मा को भी नाम याद रखिएगा। माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक टाइप्स का है। और आप इसमें और क्या याद रख सकते हैं, तो इसमें आप और याद रख सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या हरी
हरे या नीले हरे शैवाल, क्या बोलते हैं उसी को हम, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, प्रोकैरियोटिक के हो जाएंगे। और यहां पर आप याद क्या क्या उदाहरण रखेंगे, तो समस्त पादप व जंतु ये किस श्रेणी में आते हैं, ये यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। तो निश्चित रूप से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में क्लियर हुआ होगा। इनसे संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन में जैसे हम यहां लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 समझिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग पाए, कोशिका में कोशिकांग, यहां आगे लिखता हूं, निम्न में से कौन से पाए जाते हैं। ऑप्शन लिख दिया मैंने यहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉय। अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, तीसरा लिख सकते हैं हम लवक या प्लास्टिड। चौथा ऑप्शन लिख सकते हैं आप यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर यदि आपने क्लास को अच्छे से सुना होगा तो निश्चित रूप से आप आंसर क्या देंगे, हमने अभी शुरुआत में ही किया कि प्रोकैरियोटिक में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से कोई भी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। और इसके आगे हम देखते हैं कि यहां पर ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र को आप देखते हैं तो इसको यहां पर एक बैक्टीरिया का चित्र ये बना हुआ है। और बैक्टीरिया के चित्र में हम देखते हैं क्या क्या नजर हमको आ रहा है। अब बैक्टीरिया शब्द मैंने उपयोग कर दिया, मतलब आप यहां पर क्या बोलेंगे, सर ये प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, प्रोकैरियोटिक है बैक्टीरिया, उदाहरण लिखवाया है आपको, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब किसके उदाहरण हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। तो आप देखिएगा यहां पर एक पूंछ जैसी रचना पाई जाती है जिसको फ्लैजिला या बैक्टीरियम फ्लैगेलम कहा जाता है, जो उसकी गति या प्रचलन में सहायता प्रदान करता है। और फिर और क्या याद रखना है, यहां पर एक शब्द आया है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए वाला। तो यहां पर ये देखिए रचना आपको दिखाई दे रही है, कोई अलग से कहीं पर आपको केंद्रक वाला स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा होगा, मतलब ये कोशिका द्रव्य में ना, मतलब लेयर उपस्थित नहीं है, लेयर उपस्थित नहीं है, मतलब जितने जो भी कोशिकांग है डबल लेयर वाले तो है ही नहीं है। तो जो भी लेयर है वो सब क्या हो जाएंगे, यहां पर वो सब लेयर नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, नेक्ड पाए जाते हैं, ओपन रहते हैं, साइटोप्लाज्म में ओपन रहते हैं। मैं फिर से क्लियर करता हूं, दोहरे कोशिकांग नहीं पाए जाते, कोशिकांग पाए जाते हैं लेकिन डबल लेयर, उसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। जिसके का झिल्ली का काम क्या है, समझिए उदाहरण से, जैसे आप मार्केट जाते हैं, क्या खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं, टमाटर लेते हैं, तो टमाटर वाले जब टमाटर का पैसा देते हैं तो क्या करता है, आपको टमाटर एक कैरी बैग या झिल्ली में भर के देता है। वह झिल्ली क्या करता है, उस टमाटर को बांध के रखता है या आलू को बांध के रखता है। यदि वही टमाटर को आपको ऐसी आप ले जाओगे तो वह बिखरे हुए अवस्था में रहेंगे। तो यहां पर वही चीज मैं बता रहा हूं, फिर से कंफ्यूज मत होना कि सर आप तो बोले थे कि नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं लेकिन दोहरी झिल्ली वाले नहीं, डबल मतलब लेयर उसमें नहीं पाई जाती, अर्थात वह स्वतंत्र रूप से किसमें, कोशिका द्रव्य में ओपन अवस्था में घूमते रहते हैं। तो इसी को बताया है न्यूक्लियाइड
यहां पर ये जो रचना आपको नजर आ रही है, ये केंद्रक के ऊपर, केंद्रक के अंदर की रचना है, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या प्रेजेंट है, डीएनए। एक नया नाम आया आपके लिए, डीएनए। जब हम बात करेंगे क्या आगे, जब हम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो अनुवांशिक पदार्थ हैं, जेनेटिक मटेरियल, इसमें हम देखते हैं डीएनए और आरएनए। इसके बारे में हम आगे चल करके बात करेंगे कि डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे कई वायरस हैं, उन वायरस में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। उन ऐसे वायरस जिनमें आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उनको रेट्रोवायरस के रूप में हम जानते हैं। तो यहां पर न्यूक्लियाई गोलाकार डीएनए पाया जाता है। और क्या नजर आ रहा है आपको, राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं। और क्या नजर आ रहा है, आप देख रहे होंगे राइबोसोम, कोशिका साइटोप्लाज्म, और क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, सेल वॉल यहां नजर आ रही है आपको, सेल भित्ति, और ये बाहरी खोल या आवरण नजर आ रहा है। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका का क्या है, एक चित्र है, कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके पश्चात हम देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जब हम बात करेंगे तो ये दोनों डायग्राम को देख करके आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये दोनों डायग्राम आपके सामने है, ये प्रोकैरियोटिक का डायग्राम है और साइड में आपको यूकैरियोटिक का डायग्राम नजर आ रहा है। दोनों डायग्राम को अच्छे से देख करके कंपेयर करना है हमको कि सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को देख करके। तो आप यहां पर देख रहे हैं जो बैक्टीरिया का डायग्राम हम अभी बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजें दोनों में प्रेजेंट है और बहुत सारी चीजें दोनों में प्रेजेंट नहीं है। तो इसी चित्र को देख करके दोनों में अंतर भी क्लियर हो जाएगा, देख करके अंतर भी क्लियर हो जाएगा, और अंतर के साथ साथ इन दोनों को हम समझ भी जाएंगे। तो क्या नजर आ रहा है, आप देखेंगे यहां आपको फ्लैजिला, मैं पहले बता चुका हूं, फ्लैजिला मतलब पूंछ जैसी रचना, हम पढ़ेंगे आगे चल के, कोशिकांग के रूप में इसको जानते हैं हम, फ्लैजिला या सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया या पिलाई या रोम जैसी जो रचनाएं पाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, इसके मार्केट में देखना, एक तो रबर की एक बॉल आपको नजर आती है, उसमें छोटे छोटे से ऐसे दाने निकले रहते हैं, जिसको हम बच्चे लोग उसको ऐसे दबाते रहते हैं, सीलिया। और पूंछ जैसी रचना है तो फ्लैजिला। तो फ्लैजिला नजर आ रही है, कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, और कोशिका भित्ति नजर आ रही है। आपने क्या देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका में, कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें क्या नजर आ रहा है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति नजर आ रही है। उसके अलावा इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ है वह कौन सा है, डीएनए पाया जाता है वायरस में, जबकि आरएनए की हम बात करेंगे यहां पर। और उसके अलावा और क्या नजर आया, तो देखिए राइबोसोम्स पाए जाते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक में। तो लेकिन आप दूसरा डायग्राम देखिए यहां पर, तो यहां पर भी राइबोसोम्स, ये निशान से बताया है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। यहां पर यह बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं, किसमें, ये डायग्राम याद रखिएगा, ये पी का डायग्राम है और ये डायग्राम यू का है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। उसके बाद और देखेंगे आप कि जो सेल मेम्ब्रेन, कहीं पर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन अलग होती है क्या, तो नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक को ही कहा जाता है। तो दोनों में हमको नजर आएगी कि जो हमारी जो कोशिका होती है, इस कोशिका की जो बाहरी परत होती है, पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। तो हमने यहां पर क्या देखा, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बात किया, तो सेल वॉल हमने बात कर ली। जब हम पादप कोशिका, कोई भी पादप कोशिका होगी, सभी पादप कोशिका में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। आगे चल के जब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका को जानेंगे। जंतु कोशिका, पादप कोशिका किसका उदाहरण है, फास्ट बताएंगे, फास्ट यूकैरियोटिक कोशिका का। उसके बाद और क्या देख रहे हैं आप यहां पर देख रहे हैं कि इसमें लाइसोसोम, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स। अब देखो, जिस चीज के बारे में पहले बता चुका हूं मैं, क्या, RER और SER।
कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंतु कोशिका या पादप कोशिका में प्रेजेंट है, और यहां पर जो चिकना वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक, ये कहलाएगा चिकना है। और इस डायग्राम को देखोगे तो इसमें हल्के हल्के डॉट डॉट्स आपको काले काले रचना नजर आ रही है, वो कहलाता है राइबोसोम्स। तो इसी कारण इसको कहा जाता है रफ वाला एरिया, जो ये दाने दाने जैसी रचना दिखाई दे रही है, ये कहलाएगा रफ वाली रचना, अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहला जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या नजर आ रहा है, देखिए गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। पैराक्सीसोम्स, ये देखो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों को मिक्स करके एक यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम आपके सामने है। इसमें ये कंफ्यूज, ये क्रिएट मत करिएगा सर ये पादप है कि जंतु है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो जो चीजें पाई जाती हैं वो इस डायग्राम में नजर आएंगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे हम बात करें कि सर ये बैक्टीरिया की है क्या, ये माइक्रोप्लाज्मा की है क्या, ये ब्लू ग्रीन एल्गी की है क्या, नहीं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में ओवरऑल क्या क्या पाई जाता है वो इस डायग्राम में है। एक यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग हैं वो आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे होंगे। तो यहां पर अच्छा ये और क्या देखेंगे आप, और आपको देखना है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है बीचों बीच क्या नजर आ रहा है, न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ये जो न्यूक्लियस जिसको हमने क्या कहा, केंद्रक, ये कहां प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक कोशिका में। उसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए यहां पर एक वर्ड शब्द क्लियर कर देता हूं कि एक वर्ड आया करता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। ये लिखा है कहीं पर, यहां पर लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म और ये लिखा है न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिक्स कर दो तो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहा जाता है। और इसमें डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के में क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंतर्गत न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, देखो ये सब कहां प्रेजेंट होते हैं, इसी ने बताया है न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन पाए जाते हैं। क्रोमेटिन जिसको हम डीएनए के धागे के रूप में अध्ययन करेंगे। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर्गत, और इसको जो मैं समझाया हूं वही चीजें इसको आप और अच्छे से याद कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रीय झिल्ली नहीं पाई जाती, जिसके कारण जो केंद्रक है या उसके अंदर जब झिल्ली प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर जो पाए जाने वाले जो कोशिकांग है, जैसे कि हम बात करें केंद्रिका है, ये सब चीजें क्या होंगी, एब्सेंट होंगी या नहीं होंगी। और क्या देखा हमने, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में मैं आपको दो नाम लिया था, डीएनए और आरएनए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, इस कारण ये क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ बिखरी हुई अवस्था में या नेक्ड अवस्था में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अर्थात देखो ये नेक्ड वर्ड को इसने यूज किया है, नग्न अवस्था में। और उसके पश्चात बोलता है राइबोसोम्स कौन टाइप का है, 70S प्रकार का है। कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट्स होते हैं। थ्योरी ऐसी दी होती है, चित्र से हम अच्छे से समझते हैं। निश्चित रूप से आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है इसके बारे में समझ में आया होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। उसके बाद और क्या देखते हैं हम, यदि कोशिका भित्ति पाई भी जाएगी, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन बोलता हूं तो कोशिका झिल्ली, सेल वॉल बोलूं तो कोशिका भित्ति यदि है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जैसे हमने दिखाई थी आपको कि हाँ है तो वह किससे बनी होगी, प्रोटीन से निर्मित होती है और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होगी, याद रखिएगा। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। उसके बाद बोलता है जब सेल का डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा और शुरुआत में उसमें हल्के हल्के से ऐसे स्पिंडल जैसी रचनाओं का निर्माण होता है, तरकू बनते हैं। अब बोलते हैं ये देखो यहाँ पर सेल वॉल है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में ही क्या पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन करने के लिए उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और यह माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही काम
करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमको क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, वैसे ही ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, ये भी वैसी उस कोशिका को क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में हमने बात की डीएनए और आरएनए की, एक चित्र से आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। तो इसके बारे में जब हम, आप चित्र को देख लीजिए, जब इसकी एक हम क्लास लेंगे डीएनए और आरएनए की, तब ये चीजें आपको क्लियर करेंगे। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर लाइट दे देता हूं, इनको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो सिंगल स्टैंड नजर आ रहा है, ये डायग्राम है आरएनए का। आप यहां पर याद रखिएगा, ये डायग्राम किसका है, आरएनए का। ये डायग्राम किसका है, डीएनए का है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, याद कर लीजिए, डीएनए। डीएनए मतलब डी फॉर डीऑक्सी, राइबो, एन फॉर न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये यहां पर इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। वहीं पर आप आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहां पर डीऑक्सी और राइबो कहने का मतलब है कि उसमें जो जुड़ी हुई शर्करा है उसके आधार पर इसका नामकरण होता है। दोनों में चीजें क्या है, सिर्फ आरएनए, देखो एनए दोनों में है, यहां पर आर है, यहां पर डी है। आर मतलब राइबो शर्करा इसमें जुड़ी हुई है और इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा जुड़ी हुई है। और क्या देखेंगे आप कि ये जो रचना, जो इसी प्रकार का आपने भी पढ़ा होगा, जो डीएनए होते हैं इसको डबल स्टैंड। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर दोनों आपस में क्रॉस जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, वो चित्र में दिख रहा है। ये इस प्रकार से सीढ़ी जैसी रचना के रूप में ऐसे घूमे हुए रहते हैं, जो एक दूसरे को कहीं टच नहीं करते और दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी बेसिस पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बनी हुई एक श्रृंखला है। जो मैं नाइट्रोजनी क्षार या बेस की बात किया, ये बेस देखिए कौन कौन से बेस पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षार, जिसमें हम प्यूरिन और पिरिमिडिन्स के बारे में जानते हैं। जो डीएनए हो या आरएनए हो, वह प्यूरिन और नाइट्रोजन क्षार या प्यूरिन या पिरिमिडिन से मिलकर के बने होते हैं। तो यहां पर लिखे हुए हैं साइटोसिन, ग्वानिन, एडनिन और थाइमिन। वहीं पर आरएनए में देखिएगा सब चीजें सेम है, सिर्फ अंतर यहां पर आएगा यूरेसिल और थाइमिन में, कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो आप इस रूप से डीएनए और आरएनए, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इन चीजों से आप क्या हो गए, पहचान गए कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इनमें कौन कौन से नाइट्रोजनी बेसिस पाए जाते हैं, और ये डबल स्टैंड स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर है। ये वायरस में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको हमने देखा प्रोकैरियोट में, ऐसा नहीं है कि इसी वायरस बस में, कुछ प्रोकैरियोटिक में भी आरएनए पाए जाते हैं, और यहाँ पर यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे हम हमारी कोशिकाएं, ये डीएनए उसमें पहले से क्या होता है, विद्यमान होता है। तो आज की हमारी जो क्लास थी कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के रूप में, जहां पर हमने कोशिका के बारे में जाना, कोशिका की खोज करने के बारे में जाना, हमने डीएनए आरएनए को हल्का सा जान लिया, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को जान लिया। आपसे प्रश्न यदि पूछा जाता है तो प्रश्न के रूप में, जैसे हम क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन याद रखिएगा कि केंद्रक की खोज किसने की, तो ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, और याद रखिएगा स्लीडेन व स्वान। तो इस प्रकार से आपको यहां पर थोड़ा समय बताना चाहूंगा। केंद्रक का पहला शब्द क्या, केंद्रक का पहला शब्द क्या है, तो केंद्रक का पहला शब्द है का। तो यहां पर देखिए, याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिप मैं आपको बताना चाहूंगा
कि कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ रॉबर्ट ब्राउन है, यहाँ रॉबर्ट हुक है, अभी हमने पढ़ा इसलिए हमको चीजें याद हैं, लेकिन आप 15 डेज के बाद जब इसकी आप बात करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि रॉबर्ट ब्राउन है कि रॉबर्ट हुक है। तो उसको याद करने के लिए आप जोड़ लीजिए कि इसका केंद्र का पहला वर्ड क्या है, का है। तो और यहां पर वैज्ञानिक के नाम लिखे हुए हैं, सभी वैज्ञानिक को देख लीजिए, सभी का नाम, इसके नाम के पीछे में क्या लगा है, का लगा है, अर्थात इसका भी का और इसका भी क्या मतलब, केंद्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, अभी हमने पढ़ा है। तो केंद्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक है। ये आप कभी नहीं भूलेंगे, हुक का अंतिम शब्द का और केंद्र का पहला शब्द का, मतलब का ने का को खोज लिया, हुक ने केंद्र को खोज लिया। ऐसी यदि और आप देखेंगे तो यहां पर अंतिम शब्द क्या है, ना से आप याद रखिएगा न्यूक्लियस को, अर्थात केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, न्यूक्लियस की खोज की। इस प्रकार से क्वेश्चन की श्रृंखलाएं आपको सॉल्व भी करते चलना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से उदाहरण है, यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अब अगली हमारी जो क्लास होगी, हम जानेंगे कोशिकांगों के बारे में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों के बारे में। तब तक आप जितना भी वीडियो आपको मिल रहा है उससे आप अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, कॉम्पिटिशन एकेडमी से जुड़े रहें। आपकी पूरी तैयारी हम कराएंगे, बस बने रहिए और क्लास को रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।